जय हिंद क्लास। क्लास 11 की पॉलिटी की ये दूसरी बुक है, ठीक है ना। पहली बुक के हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लैपटॉप रिकॉर्ड करने में मज़ा नहीं आता यार, समझ में आ रहा है ना। हितिचू की फ़ोटो दिखती है, हम उसको खुद देख रहे थे तो बोर बोर सा फील हो रहा था, इसलिए आज भाई अपना प्रोजेक्टर पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। खैर आप मस्ती से चैप्टर को देखिए, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ 11th 12th में लिखी गई सारी चीज़ें किताबों के अनुसार काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन में यूज़ ना करें, वरना आपके ऊपर FIR, मुकदमा, एंटी नेशनल, NSA कुछ भी लग सकता है मेरे भाई। अभी तो आसफा ख़त्म हो गया, वरना आसफा लगा के आपको गोली मार दी जाती। समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। संविधान क्यों और कैसे, मतलब संविधान क्यों और कैसे का मतलब समझ रहे हो। संविधान क्यों आया, ठीक है ना, और इसको कैसे आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे या कैसे आगे हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग करते टाइम, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। आइए सबसे पहले मेरे भाई परिचय, ठीक है ना। परिचय, यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। मतलब ये जो पुस्तक है यह संविधान की कार्यप्रणाली का मतलब होता है कि कैसे कैसे काम करेगा उसके ऊपर लिखी गई है। अगर यहाँ कहीं भी बीच बीच में आपको ऐसा स्पॉट दिख रहा हो लाइट का, ठीक है ना। खैर स्पॉट मतलब लाइट का ही स्पॉट होता है मेरे भाई, ठीक है ना, पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अपनी किताब को साथ में लेके बैठे, इतने जागरूक आप होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको जूम करवा देते हैं। आइए, तो हम लोग कहाँ थे मेरे भाई, कार्यप्रणाली पर। किस में थे, कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्याय में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब आगे जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे उसमें आप विभिन्न पहलू मतलब होता है कि अलग अलग फैक्ट के बारे में आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। कहने का मतलब ये मेरे भाई कि आप चुनाव के बारे में पढ़ें, कैसे किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, ठीक है ना, इनका चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में आप पढ़ें। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार के पूरे ढांचे, मतलब सरकार का पूरा स्ट्रक्चर और सरकार की संस्थाएं, ठीक है ना, जो भी संस्थाएं हैं इनकी, उसको नियंत्रित करने वाले विभिन्न पहलुओं की उत्पत्ति के संविधान में दी हुई है। उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे इसको। आइए, इस अध्याय के अध्ययन में आपको निम्न बातों का ध्यान रखना, निम्न बातों का ज्ञान होगा। क्या क्या, संविधान किसे कहते हैं, ठीक है ना, किसे कहते हैं संविधान, पढ़ेंगे हम लोग इसमें। संविधान समाज को क्या देता है, ठीक है, सोसाइटी से संविधान को क्या फायदा होता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, समाज में मतलब किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, कौन किस पावर को कितना ज़्यादा अपने पास रख सकता है, ठीक है ना, इस चीज़ को बताएगा। भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया, इस बारे में भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए आइए, हमें संविधान की आवश्यकता कहाँ है, ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझते हैं इस चीज़ को। संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, ये सब कुछ चला ध्यान रखना। इसके समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों का उत्तर उतने ही कठिन है जितना आप सोचते हैं। ये जितने प्रश्न ऊपर पूछे गए हैं उसका उत्तर देना उतना कठिन नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। आइए, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। किस बात का भैया, कल्पना करो, कल्पना सोचो कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, एक ऐसा समूह, बहुत बड़ा समूह जिसके आप सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह में कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। मसलन उन समूहों के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, अलग अलग धर्म के हैं, उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे समुदाय में आप रहते हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई धर्म, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, कोई मुसलमान है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारी जाति के लोग हैं,
ठीक है ना। और कुछ ऐसे हैं जो किसी को नहीं मानते, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब को नहीं मानते हैं, वो समझ में आया ना। और वे कहाँ चला गया, हाँ, वे और आधारों पर भी भिन्न है और अलग अलग तरीके से भिन्न है। कैसे? वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं, और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी हैं तो कुछ गरीब हैं, मतलब उसमें कुछ लोग धनी हैं और कुछ गरीब भी हैं। अलग अलग सिनेमा घरों में लोग जाते हैं, अलग अलग मूवी को पसंद करते हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग मजहब के हैं। भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये समझो। कुछ लोग बूढ़े हैं, कुछ लोग जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद हो जाए। यह विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, क्या ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। ये सब क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ में आया ना। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। आप भी इसमें से अलग अलग उत्तर देंगे। जिस भी धर्म, जिस भी समुदाय को आप ज़्यादा मानते होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर देंगे। अगर आप एक धर्म निरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, तो आप शायद इसका उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद इस समूह को एक साथ रहना है। इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद, इतनी विविधताएं होने के बावजूद इस समूह को एक साथ रहना है। समझ में आ रहा है ना। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? कहने का मतलब ये मेरे भाई कि इतनी सारे भिन्नताएं होने के बावजूद, ठीक है ना, इस समूह को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रहना भी है, ठीक है ना। इस समूह को एक साथ रहने के लिए ऐसे क्या क्या नियम, ऐसे क्या क्या कानून होना चाहिए जो सबको एक साथ लेके चल सके। आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस समूह के लोग एक दूसरे के साथ लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वो कुछ बुनियादी नियमों का बारे में सहमत हो जाए, मतलब कुछ बेसिक नियम बना दिए जाए जिसके ऊपर वो सहमत हो जाए। इस समूह के लोग तब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा, मतलब अगर ऐसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर या फिर कोई बेसिक रूल नहीं होगा तो इसके अभाव में होगा क्या, इस बात पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, बिल्कुल ठीक है ना। प्रत्येक सदस्य अपने आप को असुरक्षित इसलिए महसूस करेगा कोई नियम ही नहीं होगा। जंगल का कोई नियम थोड़ी होता है, कौन किसको खाएगा कौन किसको नहीं खाएगा, जंगल का कोई नियम तो होता नहीं है। जो जिससे ज्यादा ताकतवर है उसको मार के खाएगा। तो मेरे भाई जंगल थोड़ी बनाना है देश को, कुछ बेसिक नियम होना चाहिए। उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। बिल्कुल, जो समूह में रह रहा होगा उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि एक समूह वाला दूसरे समूह के साथ या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करेगा, ये किसी को पता ही नहीं होगा, ठीक है ना। और किसका किस चीज पर कितना अधिकार है ये भी कंफर्म नहीं होगा, इसमें भी अलग नौटंकी होगी। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। पूरे समूह को एक ऐसे नियम की आवश्यकता है जिसको सभी जानते हों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सभी जानते रहेंगे तो उनके बीच में एक न्यूनतम समन्वय, ठीक है ना, और विश्वास बना रहेगा। किस चीज का? कि दिक्कत ना हो किसी एक दूसरे को। जैसे आर्टिकल 13 अगर आप पढ़े हो तो आर्टिकल 13 ये है कि आपका मूल अधिकार जो भी है वो है, लेकिन अगर आपका मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करेगा तो आपका मूल अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। जैसे किसी रोड को ब्लॉक कर लेना, चक्का जाम करना आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। धरना देना मूल अधिकार है, लेकिन दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। डीजे बजाना है, लेकिन दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित करके नहीं। किसी घर में मैयत है और बगल में आप डीजे बजा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अभी आप पढ़ेंगे आगे कि इसी मतलब क्लास की बुक है, ठीक है ना, उसमें मतलब एथिक्स ज़्यादा, एथिक्स मतलब समाज
को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या समाज किसी की गलती पे किस तरीके से निर्णय ले सके या किस तरीके से उसको सजा दे सके। आइए, लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। ये नियम केवल लोगों को पता हो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब पता तो होना चाहिए लेकिन इन्हें लागू भी होना चाहिए। पता होने से कौन चीज मतलब, सबको पता है कि स्कूल बदतमीजी करोगे पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशमेंट मिलनी भी तो चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि एक की दूसरे नागरिक उनके नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उस नियम को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। ठीक है ना? अगर एक नागरिक किसी नियम को फॉलो कर रहा है और दूसरा नागरिक उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो पहले वाले नागरिक के पास भी उस नियम को फॉलो करने का कोई आधार नहीं होगा। जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, कोई नियम बना कि भैया 7 बजे के बाद कोई भी घर में एंट्री नहीं करेगा, 7 बजे के पहले पहले सब आ जाने चाहिए। तो ये नियम सबके लिए होना चाहिए। अगर कोई इस नियम को फॉलो कर रहा है और कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले के पास फॉलो करने के लिए कोई आधार नहीं होगा। ठीक है ना? सेम वही जगह देश रख लीजिए। आइए, हाँ, नियमों का आधार कोई नहीं होगा, लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय लागू करेगा, ठीक है ना, किसके द्वारा भैया? न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा, लठ बजाई जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम यही है कि एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर बनाए जिससे लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहे और फेथ बना रहे। अंग्रेजी हमारी बहुत खतरनाक मेरे भाई है, 2-4 वर्ड, ठीक है ना, लेकिन बहुत तगड़ा फेंकते हैं। पढ़ाते नहीं इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, लेकिन 4-6 वर्ड हैं, फेंकते बहुत खतरनाक हो। 4-6 वर्ड जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ हम फेंकते रहेंगे। खैर, ठीक है ना। तो संविधान का पहले नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से इसलिए पढ़िएगा मेरे भाई क्योंकि इसका रियल लाइफ में कहीं काम नहीं है, नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी का चालान भी होगा, और कोई अगर सिग्नल तोड़ रहा है कोई और तो उसकी गाड़ी का भी चालान होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी का चालान होगा उसकी गाड़ी चालान नहीं होगा। लेकिन 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 वो छोड़ो, जाने दो, यह बवाल हो जाएगा। आगे चलो, खुद करें और खुद सीखें, मत सीखिएगा क्योंकि आपकी क्लास के बच्चे बहुत चौपट होते हैं, ठीक है ना, गाली उली बकने लगेंगे ये, ठीक है ना। अभी आप जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे, खैर गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम चल रहा है, रियलिटी यही मेरे भाई, प्राइवेट स्कूल में हिंदी मीडियम है ही नहीं, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम चल रहा है। कुछ करें कुछ सीखें, मत सीखना। 80 बच्चों की बैच में एक टीचर आता है, कुछ कुछ भनभना के चल जाता है, पीछे वाले बच्चे को सुनाई भी नहीं देता क्या बोल के गया टीचर। समझ में आ रहा है? टीचर भी ऊब जाता है पढ़ाते पढ़ाते। आपको पता है अभी हम हाल फिलहाल का रिसर्च है, ये सेक्शन है, ये ध्यान रखना, ये सेक्शन का नाम है, सेक्शन ABCDE। सेक्शन ए में ना साइंस स्ट्रीम वाले को रखा गया है, सेक्शन बी में कॉमर्स वाले को रखा गया है, हे तीनों में ना केवल आर्ट्स वाला घूम रहा है। समझ में आ रहा है ना? केवल आर्ट्स वाला घूम रहा है इन तीनों में। और एक बैच में लगभग 50 से 60 70 मतलब 60 से 80 के बीच में बच्चे होते हैं, तभी अगली बैच बना, मतलब तभी अगला सेक्शन बनता है। समझ में आ गया ना? साइंस स्ट्रीम वाला एक सेक्शन है, बी वाला मतलब चल रहा है कॉमर्स वाला, ठीक है ना। बाकी इनकी तो पूछो मत, खतरनाक आदमी है ये लोग। इनका टीचर भी खतरनाक ही होता है मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन नहीं, कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा यहाँ के बच्चे बताते हैं, जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो बताते हैं इस बारे में कि सर टीचर तो अच्छे हैं, कुछ टीचर, ठीक है ना, जो अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ टीचर इसे जो फालतूगिरी करते हैं, आते टाइम पास करके चल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको आप निर्णय लीजिएगा, क्लास में ऐसी कोई एक्टिविटी आप नहीं करेंगे वरना आप पिटा जाएंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्या है भैया? निर्णय निर्माण की शक्ति एवं विशिष्टताएं, ठीक है ना।
संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत का समूह है जिसके आधार पर आप राज्य का निर्माण और शासन हो। ध्यान समझना, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। किसका सिद्धांत, किसका समूह है मेरे भाई? बुनियादी सिद्धांत का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। मैं एक चीज यहां क्लियर कर दूं, यहां राज्य, ठीक है ना, इस राज्य का मतलब होता है, मतलब आप छोटे लेवल पर अगर लीजिएगा तो सोसाइटी, स्पेलिंग गलत भी हो सकता, गलत ही है सोसाइटी की स्पेलिंग, समझ में आ रहा है ना, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी, समूह, समुदाय, समाज, राज्य, देश, ये सब एक दूसरे के पॉलिटिक्स लेवल पे पर्यायवाची हैं। जितने छोटे लेवल से आप बड़े लेवल पे चलते चले जाइएगा उतने ही प्रतिनिधित्व बढ़ते चले जाएंगे, उतने ही लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, उतने ही तगड़े नियम बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया? आइए, हाँ, शासन होता है, लेकिन ये बुनियादी नियम क्या है और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बनाती है, जो उन्हें बेसिक बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग समाज में शासन होगा ना, उसको कौन बनाएगा। समझिए, आपको का नियम बनाने की इच्छा है। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप का नियम बनाएं, नियम है ये, का नियम है, नियम का नाम है ये का नियम। का की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, नियम ABCD, ठीक है ना। लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाएगा कि किसकी इच्छा वाले नियमों पर हम शासन करेंगे, मतलब किसकी इच्छा वाले नियम पर शासन होगा। दो लोग पक्ष में बैठे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के विपक्ष में बैठे, एक चाहता है कि A नियम लागू, एक चाहता है B नियम लागू हो। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा नियम लागू होगा? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं। मतलब जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब ए वाले को लगता है कि उसका नियम बढ़िया है, बी वाले को लगता है कि उसका नियम बढ़िया है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अब इस विवाद को ऐसे सुलझाया जाए किसका नियम बढ़िया है। अतः मिटा दें इसको मेरे भाई। वैसे लाइनिंग तो सही है, आइए, हाँ कहां थे हम लोग? हाँ ये रहा। लेकिन दूसरे लोग को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः यह निर्णय करने से पहले पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। हमें किस नियम द्वारा शासित होना है, हमें किस नियम को फॉलो करना है, हम किस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे, उससे पहले यह तय होना चाहिए नियमों बनाएगा कौन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए, संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर भी देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यह तय करेगा कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है ना। कानून कौन बनाएगा, इसका जो आंसर होगा मेरे भाई ने वो सैद्धांतिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक सिद्धांतवादी तरीके से होना चाहिए, तर्क के आधार पर होना चाहिए। रूढ़वादिता नहीं होनी चाहिए कि नहीं यही बनाएंगे, राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा। समझ में आया ना? आइए, कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। कौन करता है मेरे भाई? राजा करता है। जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय लेने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों के में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा। अनुत्तरित मतलब होता है बिना उत्तर के रह जाएगा कि जनता निर्णय कैसे लेती है। किसी गली में निर्णय लेना है कि टिंकू घर में निर्णय लेना है, देश का निर्णय है, वो
150 करोड़ लोगों द्वारा। समझ में आ रहा है ना? दूसरी पार्टी चुनाव हो जाए मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए। प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी को वोट देना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति थी कि हर मुद्दे पर सभी लोग वोट देते थे, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि होंगे? मतलब ध्यान समझना, लोग इस बात का निर्णय करेंगे, लोग वोटिंग करेंगे यूनान की पद्धति द्वारा, या लोग कुछ लोगों को चुन करके भेजेंगे अपने बीच से, वो निर्णय करेंगे। इस बात का भी निर्णय कैसे हो कि हमने किसी को चुन के भेजा और वो निर्णय ले रहे हैं? ठीक है ना? जैसे अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब निर्णय ले रहे हैं कि पेपर लीक होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जो सड़क बनाने वाले मंत्री साहब हैं वो निर्णय ले रहे हैं कि सड़क पर गड्ढा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि कौन निर्णय लेगा इस बात का? जिसको हम लोग भेजेंगे, हम लोग भेजेंगे इनको, ये खाएंगे पार्लियामेंट बैठ खैनी, ये बनाएंगे निर्णय। तो जब खैनी खाने वाला मेरे भाई निर्णय बनाएगा तो खैनी का प्रचार प्रसार भी तो होगा। जब खैनी का प्रचार प्रसार होगा तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे, खैनी ही तो है, कहीं से तो फायदा हो देश का। चलो मार पिंड कर दिए यार। कितने प्रतिनिधि होंगे? ठीक है ना? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम कानून संसद बनाएगी, पार्लियामेंट, और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार, ध्यान समझना पहले मेरी बात, ठीक है ना? मतलब अगर किसी समाज में ये देखना है कि वहां के लोग कैसे हैं तो आप ये देखो, या फिर वहां के नियम कैसे हैं तो आप ये देखो कि नियम बनाने वाला कैसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50,000 पेड़ काटने के बाद पता चला ये तो प्रोजेक्ट ही ठीक नहीं है। फिर जब जांच हुई पता चला ओफो 35,000 पेड़ और काटने पड़ेंगे। समझ में? डिवाइडर के बीच में पेड़ लगता है, छोटा डंडा चौक के भाग गया। समझ में आ रहा है ना? डंडा खोद के डंडा खोद के भाग गया हूं, पैसे पास हो गया 1 लाख करोड़ रुपये। खैर आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अभी ना जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना? आज 20 तारीख है, ठीक है ना? आप सभी को जाना चाहिए अगर आप जा सकते हैं तो। वैसे आर्टिकल 144 लग चुका है, धारा 144 लग चुकी है। धारा 144 लगने के बाद एक जगह 3 से 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस सर्विलांस, मतलब पुलिस को एक्टिव कर दिया गया, दिल्ली पुलिस को एक्टिव कर दिया गया, सीआरपीएफ भी बुलाई जा चुकी है जो केंद्र की पुलिस है, ठीक है ना? तो आप सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्ण ढंग से करें, ठीक है ना? जो भी अराजक तत्व हैं, जैसा कि अभिजीत दीप के सर ने बोला कि कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, ठीक है ना? कैमरा सब लोग ऑन करेंगे। जो भी अराजक तत्व हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट उनके ऊपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाद में उनका पता लगाया जा सके। जो भी अद्धा उद्धा मारे, जो भी इस तरीके की बदतमीजी कर, हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले में बहुत सपोर्ट कर रही है। जो भी नौटंकी करता है उसको उठा के टांग ले जाती है, बाद में छोड़ दे अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन टांग ले जाती है तुरंत है, ठीक है ना? भीड़ से उनको बचा के निकाल लेते, वरना भीड़ वाला बहुत मारेगा। भलाओ दिल्ली पुलिस का, मनाओ तुम लोग जो भीड़ से निकल के चले जा रहे हो, ठीक है ना? खैर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो क्या है मेरे भाई? तुम मांग ही गलत चीज रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान साहब से तुम मांग रहे हो दस्तखत कि भैया हे पन्ना ए पर दस्तखत मार दो। समझ ही नहीं रहे हो।
मांगो इसको मांगो, को दस्तखत करना नहीं आता, समझ तुम। एजुकेशन को ही एजुकेशन की जरूरत है मेरे भाई, एजुकेशन सिस्टम को ही एजुकेट करने की जरूरत है, समझ में आ रहा है ना। तो मांगो, ठीक है ना। आओ, बेचारा अनपढ़ आदमी, आइए समझते हैं। हाँ, कहाँ थे? अरे भूलवा, जैसे आप भूला के नीट का पेपर लीक हुआ तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, वैसे हम भी भूला के पढ़ाते टाइम दे दीजिए इस्तीफा, बात खत्म हो जाएगा, हम भी लोग कंसंट्रेट होकर पढ़ा सकेंगे। लिविल 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 लगाए उसमें, इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक जाके कोनो पन्ना पे गिट्ठा चले, कुछ कम हो ठीक से कर मालिक। यह काम संविधान करता है, संविधान सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। संविधान या निर्णय, देखो संविधान में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए मेरे भाई, किसके काट के ना, यहां एक चीज लिख दो, प्रधान जी के पास नहीं होनी चाहिए पेपर लीक। यहां इस लाइन को काट करके आप अगर अगली बार एनसीईआरटी आई तो आप काट के अपनी अपनी कॉपी में लिख लो यार तुम लोग, ठीक है ना। तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति प्रधान जी के पास नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट में पेपर लीक, ठीक है ना। कि नहीं, ये तो हो गया ना, ये हो गया, ठीक है ना। संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, समझ में आया ना। चल, हम बता रहे हमारा बात बिंबार नहीं, रगड़ के धुलते तोरा अब्बा हमें। समझ में आया ना। वो महंगा कर दिया तुम लोग। चलिए, गज कहां है। आइए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, वो तो लगाया नहीं जा रहा इन लोगों से। आइए, मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, तय कर लिए निर्णय कौन करेगा, ठीक है, प्रधान जी नहीं करेंगे। हाँ, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। जब कोई कानून बना, कैसा कानून कि पैसा लेके पेपर लीक होगा, ऐसा कानून, आपको पता चला कानून ठीक नहीं है। ये क्या मतलब होता है कानून ठीक नहीं है? बना दिए, बन गया, ठीक है ना, अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको एक धर्म का पालन करने से रोक दिया, या निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र ही पहने जा सकते हैं। मतलब आप किसी खास धर्म को ही पालन कर सकते हैं, किसी खास धर्म को पालन नहीं करेंगे, या एक ऐसा वस्त्र को आप पहनेंगे, ठीक है ना, मतलब रंग भेदी, ठीक है ना, वस्त्र को ही धारण कर सकते हैं कि रंग वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, या आप कुछ विशेष गाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, खटोला पलट गया, लड़का मर गया, बात खत्म, ठीक। आओ, तो ज्यादा मासूम शर्मा गाना सुन के ना रंगबाजी मत करना मेरे भाई, बहुत मारती पुलिस। आइए, विशेष गीत को गाने में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ती है और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। यह सरकार को, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती, नहीं कर सकती, ठीक है ना। गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना पड़ता है, वारंट लाया है, वारंट। गिरफ्तार कर सकती है, या किसी खास रंग वाले व्यक्ति को कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, यह कानून उचित नहीं है, ठीक है ना, और यह कानून अन्यायपूर्ण भी है। समझ में आया। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई न कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। मतलब जो भी, अब जैसे अभी किसान वाला मुद्दा जो आया था, ठीक है ना, किसान बिल आया था, उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा, किसान बिल एटलीस्ट आपने वापस लिया, लेकिन लगभग 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद आपने बिल वापस लिया। जब आपको पता था कि वो नियम गलत है, तो अब को ये समझ में नहीं आ रहा है कि
नियमों बना कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सलाह दे रहा है। खैर, गलती आपकी नहीं है सर, गलती हमारी है, हमने ही 10,000 रुपये लेके वोट दिया था, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही था। आइए, अब अगला क्या है, तीसरा काम क्या है संविधान का। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नियम लगाए जाएं, कुछ प्रतिबंध लगाया जाए कि गवर्नमेंट उसका उल्लंघन ना कर सके। जैसे जबरदस्ती आपको गिरफ्तार ना कर सके, आपको धरना देने के लिए रोक ना सके, ठीक है ना। शांतिपूर्ण ढंग से आप सभा कर सकें, कहीं भी आ सकें, कहीं भी जा सकें, ठीक है ना। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव ना हो, सरकारी नौकरी में आपके साथ भेदभाव ना हो, जीवन जीने का आपको अधिकार हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी छोटे बच्चों को किसी खतरनाक काम में ना लगाया जा सके, चाइल्ड लेबर वाला कॉन्सेप्ट ना हो, बधुआ मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट को इन सबका ध्यान रखना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट इन चीज़ों पर इनके लिए प्रतिबंध होता है कि ये इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। संविधान सरकार की शक्तियों में कई तरह से सीमित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो गवर्नमेंट की शक्तियों को बहुत तरीके से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए कि कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। हमारे मौलिक अधिकारों में स्पष्ट कर दिया जाए कि सरकार कभी भी इस बात का उल्लंघन नहीं कर सकती। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। कुछ मतलब हर संविधान में मौलिक अधिकारों की परिभाषा बदलती रहती है, लेकिन कुछ मूलभूत मौलिक अधिकार हैं जो हर संविधान में पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है, बिल्कुल। अब जबरदस्ती उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि, ठीक है ना। यह है आर्टिकल 19 के 1 में, सॉरी 1 मिनट, आर्टिकल 19 के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, मतलब कई सारे हैं इसमें, ठीक है ना। इसी में से भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अंतरात्मा का आवाज करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, वहां बस जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। बहुत सारे कानून है इसमें। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। मतलब आपातकाल के दौरान इन शक्तियों को, इन अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है और संविधान इस बात की व्याख्या करता है कि इन नियमों को, संविधान इन नियमों को वापस भी ले सकता है, ठीक है ना। चल, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधान द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण, यहां समझिएगा, निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं सदी में अनेक संविधान, जिसमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, ऐसा एक सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिसमें सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, सरकार की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। सरकार, भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताएं की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर का समर्थ और शक्तिशाली बनना भी पड़ेगा, क्योंकि जिससे विभिन्न रूपों से निपट सके। कहने का मतलब यह है कि जहां पर इतनी बड़ी भिन्नता है, गवर्नमेंट को वहां कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि गवर्नमेंट बाकी चीजों से हट करके अपने अकॉर्डिंग कुछ निर्णय ले सके, ठीक है ना, कुछ सकारात्मक निर्णय ले सके ताकि उसमें कोई बाधा ना आए। आइए,
चले, उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाए जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है कि हम अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकें। दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव हुआ करता था, ठीक है ना। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि सरकार नस्ली भेदभाव को मिटा सके। इतना ज़्यादा छूट गवर्नमेंट को दे रखी है कि गवर्नमेंट नस्ली भेदभाव को मिटा सके। बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित करना भी गवर्नमेंट को ठीक बात नहीं है, लेकिन सत्ता के भूखे किसी पब्लिक को, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित न कर सके, इस बात का भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। रोटी, कपड़ा और मकान प्लस शिक्षा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बुनियादी जरूरतें थी जो लोगों को मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और प्लस में शिक्षा। आपने गाना सुना होगा ना उसमें कि मेरा जूता है जापानी, पतलून रेगिस्तानी, नहीं कुछ और था, ठीक है ना। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मतलब मेड इन इंडिया है। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ बाहर से आया हुआ है, लेकिन बना कहां है? इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग कहां हुई है? इंडिया में। समझ में आ गया ना? तो मेड इन इंडिया है। पुराने गानों में ये चीजें दिखती थी। आज का गाना तो कब गा के चल गया, कब नहीं गाया, समझाई में नहीं आया। एक लाइन समझ में आ रही है, बूम साकला का हूं मेरे आका, हाँ मेरे आका, बस। बाकी पूरे गाना में कौन चीज गा के चल गया? 20 बार गाना सुन लिए, बुझाउए न किए। मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग, अरे यार मतलब कौन चीज है गाने मेरे? पहले का गाना मन बहलाता था, आज का गाना दिल, फेफड़ा, किडनी सब हिला देता है। समझ में कुछ नहीं है, दिमाग अलग प्रेशर डाल रहा कि कुछ तो बूझ। एक अक्षर जा रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जीवन में शब्द ही नहीं सुने ऐसा कौन। समझ में आ रहा है? भाई एसी चला देते यार, मतलब इस गर्मी में मास्टर को मार दोगे जान से। अब पखनमो चला दो, पछुओं बैठे बेचारा सब गरीब, वैसे ही प्रधान साहब सबको सता रहे हैं, कुछ तो फैसिलिटी दे दो। हाँ, विद्यार्थी का जीवन वैसे ही नरक हो रखा है, बेचारे जंतर मंतर में भूखे पड़े। एगो बोल रहा है ना सोनम वांगचू साहब को, पनिया में चिकन सूप मिला हुआ है। चचा, अस्पताल में जब तुम भर्ती हुए थे ना, तो नारियल पानी में दारू भर के आया था तुम्हारे में, पता है तुमको? छोटा कहीं क्या, पता नहीं कहां से तुम लोग आता है। पापा का पता होता है तुम लोगों के? मम्मी बताई है पापा का नाम? पता करके आओ, पूछो, कंफर्मेशन नहीं है मेरे भाई इस बात की। छोटा कहीं क्या, पता नहीं कहां से आता है। ससुरो तुम लोग तो घसकाओ भाई, क्या बोली इन लोगों को मैं। ये खत्म हो गया था ऊपरा वाला, नहीं ऐसा बीच में नहीं छोड़ना है ना बच्चों को, पूरा पेपर लीक करा के सबका रिजल्ट कराना है, बीच में छोड़ने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए भारत संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज में व्यक्तिगत बुनियादी जरूरतें, शिक्षा सहित सब कुछ पूरा होना चाहिए। हाँ, हो गया था यहां तक। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हम फर्जी हैं, कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन का, ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं मेरे भाई, ठीक है ना? जैसे जैसे हम संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों में हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों भाग में पाए जाते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, खैनी खाएंगे, खैनी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ाओ। यही खैनी खा वोट दो, और क्या करोगे?
आइए चौथा काम पढ़ लेते हैं मेरे भाई। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान, क्या क्या प्रावधान है जो भारतीय संविधान को समर्थ बनाते हैं मेरे भाई, पढ़ते हैं। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का नाम नहीं, ध्यान समझिएगा। संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का नाम नहीं है। ठीक है ना। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सकें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। क्या क्या? वह सरकार को पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अन्यायपूर्ण भेदभाव व्यक्तियों और समूहों से बचने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और वह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराए। अपने यहाँ भी है ये चीज, अपने यहाँ भी है, लेकिन डीपीएसपी में है। सरकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। नीति निर्देशक तो ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 36 से 51, ठीक है ना, उसमें भी है ये। चलिए, इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें हम थोड़ा एक्सपोज करते हैं आज, ठीक है ना। अगर हमारी बात किसी तक पहुंचे जो शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा आगे हो, जिसको लगे कि चीज़ें सही है, वो इस बात पे कमेंट करना। जूम कीजिए थोड़ा सा। चलिए समझते हैं कुछ चीज़ों को। देखो, क्लास 6th 7th 8th, ठीक है ना, 9th और 10th, ध्यान समझना मेरी बात को। जो समझ सके वो रिलेट करना मेरे भाई, जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। यहीं से एक चैप्टर शुरू होता है, परसेंटेज, 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 प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस। इसमें नहीं होता, यहां से आ जाता है, ठीक है ना। इसी में आता है एसआई, सीआई, एसआई, सीआई। ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है ना। क्लास 9th में यहीं से एक चैप्टर आउट शुरू होता है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। ये चैप्टर यहां भी होता है, ये यहां भी होता है। यहां आने के बाद ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बदल जाता है। उसके बाद ये चैप्टर यहां भी चलता है, समझना। ये मैथ की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट की बात भी मैं करूंगा, ठीक है ना। यहां एक चैप्टर आता है पॉलिनोमियल, यहां भी चैप्टर आता है पॉलिनोमियल। इसी पॉलिनोमियल का नाम यहां होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी चैप्टर का नाम यहां बदल के पॉलिनोमियल कर दिया जाता है, जो यहां भी होता है। क्लास 10th में एक अलग चैप्टर मिलता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और हाइट और डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ये वो चैप्टर है जो कॉमन, और बहुत सारे चैप्टर हैं। जब बच्चा क्लास 10th पास करता है ना, क्लास 10th, तब वो 15 साल का होता है। समझ में आया ना। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में वो 18 साल इसको पार करता है तो वो 18 साल का पूरा हो जाता है, मतलब 18+ हो जाता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके अपने मुकाम पे पहुंचे हो या जो तैयारी कर रहे हो, क्या यही वाला सिलेबस यहां 3 साल के गैप में पूछा जा रहा है? जा रहा है ना, पूछा। अच्छा, यही सिलेबस, इसी सिलेबस से मिलता जुलता पार्ट और बहुत सारे चैप्टर का जेई में हेल्प करता है। जो बच्चे पीसीएम लेते हैं उनकी पढ़ाई में इसके कुछ चैप्टर्स यहां हेल्प करते हैं। अगर इस 3 साल के गैप के बाद यही सेम सिलेबस एक बच्चे को पढ़ाया जाता है जो इसका बेसिक भी भूल चुका है, कौन सा बच्चा? आर्ट्स वाला बच्चा। अब यहां वो स्ट्रगल करता है। अगर, ध्यान समझना, अगर इस 3 साल के गैप में या फिर इस 2 साल के गैप में, जब वो 12th पास किया था, इस 2 ईयर के गैप में एक ऐसी बुक लगवा दी जाती मेरे भाई मैथ्स की, इसी में स्ट्रगल करता है, मैथ और इंग्लिश।
इसी 2 महीने से बच्चे का रिजल्ट रुक जाता है। इंग्लिश तो तलाक से, रीजनिंग तलाक से सीखता है वो 2 महीने में। 2 महीने में रीजनिंग खत्म, अच्छा टीचर हो पढ़ाने वाला तो, ठीक है ना। काफी हद तक जीएस भी रटन विद्या भात पानी, जब तक रहे तब तक ज्ञानी, उसके बाद विद्वान। विद्वानी नहीं, पता नहीं क्या था, गड़बड़ा गया, लाइन ही गड़बड़ा गया। प्रधान साहब आपकी कृपा है साहब, ठीक है ना, गरीब है हम लोग, ये समझ में आ जाए आपके तो थोड़ा अप्लाई कीजिएगा। खैर अब तो आप जा ही रहे हैं। ये भूल जाइए कि जंतर मंत्र में बैठने वाला बिना आपका इस्तीफा लिए हटेगा। 20 दिन हो गया, सोनम वांगचुक साहब को उठा के आप ले गए जबरदस्ती, वो वाला खेल कर दिए। जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा देके साइड हो जाइए, भला होगा, सबके लिए भला होगा, ठीक है ना। वहां हिंसा बिल्कुल नहीं होगी, इस बात का आप जान लीजिए, क्योंकि वहां जो बैठे हुए लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स सब अच्छा सब्जेक्ट पढ़ के बैठे हुए हैं। वहां कोई हिंसा नहीं करेगा। वो सब गांधीवादी हैं, वो सब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, वो सब शिवाजी को मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। वहां कोई हिंसा नहीं करेगा, इसलिए अहिंसा के साथ वो बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। मान जाइए उनकी बात, चीजों को समझिए, मान जाइए, या आप उनके सामने जाइए, उस मंच पे खड़े होइए, उनसे बोलिए कि मैं लिखित रूप में देता हूं कि आज के बाद जब तक मैं प्रशासन में रहूंगा एक भी पेपर लीक नहीं होगा, चाहे वो चपरासी का हो, चाहे वो खलासी का हो। अगर आप मंच पे खड़े होकर इस बात को बोल सकते हैं तो जाइए। हम हाँ, कहीं मत जाइए, वहां जाइएगा ही मत आप। समझ में आ रहा है ना। बाबा रामदेव जैसे कुछ पहन के भागना पड़ेगा आपको, वहां से मत जाइएगा, बहुत खखवाया हुआ है वो लोग, ठीक है ना। खैर, अगर इस 2 साल में एक बुक मैथ की ऐड करवा दी जाती, बेसिक सी, जिसमें ये सारी चीजें थी, तो क्या जब बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने 1 साल बाद जाता तो उसको कम दिक्कत आती। समझ में आ रहा है ना। जो बच्चे क्लास 12 पास आउट हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को रिलेट करेंगे मेरे भाई। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ना मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री। हड़प्पा सभ्यता में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंगूठा इसको गिनने के काम आता है। 9th में है ये गणित मंजरी में पढ़ाई जा रही है 9th के बच्चों को कि भाई ये इसको गिनने के लिए ना ये अंगूठा काम आता है। एकलव्य वाला जन गुरुदौड़ ने बाएं हाथ का छोड़ दिया, दाहिने हाथ को मांग लिया था, बाएं हाथ का जन छोड़ा था ना, ये करा गिनने के काम आता है। क्लास 9 में पढ़ाई जा रही गणित मंजरी में ये। समझ में आ रहा है ना। खाओ भांग, तुम आओ लोग, हम आओ लोग। समझ में आ रहा है ना। मान जाए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तुम लोग बना देगा, इसको लोड मत ले। समझ में आ रहा है ना। बहुत स्ट्रगल करता है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, आर्ट्स लिए वाले बच्चों को, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद जो तरह स्ट्रगल करते हैं मेरे भाई ना, वो उनसे बेहतरीन और कोई नहीं समझ सकता। किसकी वजह से? केवल इसकी बेसिक कैलकुलेशन भूल चुके हैं मेरे भाई, वो डेसिमल लगाना भूल चुके हैं, कैलकुलेशन भूल चुके हैं। वो गलती उनकी नहीं है, गलती स्ट्रक्चर की। अगर आप एक किताब उनके पास फेंक दी होती तो ये उसको पढ़ते, कुछ तो दिमाग में रहता। खैर, आप भी फूंक के सोए हैं हम भी फूंकेंगे, सोएंगे, ठीक है ना। जिसको जिसको समझ में आए मेरे भाई, ठीक है ना, बढ़िया है। जिसको नहीं समझ में आए उनका बढ़िया, क्या ही कर सकते हैं। आइए, हाँ, जूम आउट कीजिए इसको। कहाँ थे वैसे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे? हो गया ये, चलिए। अनाथ बच्चों को देखभाल करेगी। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है मेरे भाई? आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई रूप में पहचान होती है। मतलब इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। संविधान के माध्यम से ही कितना भी बड़ा समाज हो, उसकी पहचान एक है कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। हम ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना जाट हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना दलित हैं, ना सामान्य वर्ग के हैं, ना एससी है, ना एसटी है, ना आदिवासी है, कुछ नहीं है। हम भारतीय हैं। समझ में आ रहा है ना। संविधान इस बात को बोल रहा है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे,
संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। हम संविधान को जानते हुए, संविधान को समझते हुए अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाते हैं। हमारा कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं रह जाता, हम इंडियंस बन जाते हैं। समझ में आया ना? आइए, कहां थे हो? अरे अच्छा, ढांचा प्रदान जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। ध्यान रखना, आधिकारिक बंधन, एग्जीक्यूटिव पावर लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए जाते हैं। राजनीतिक और नैतिक नियम हर संविधान में फॉलो किए जाते हैं मेरे भाई, और उनको लिखा गया है संविधान में और पालन भी होता है, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए, आगे चलते हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। ठीक है ना? मतलब जो गवर्नमेंट बनती है वो किसी न किसी तरीके से लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं में के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है, मतलब जो जर्मनी के लोग वहां रहने वाले हैं ना, उनके आधार पर हुआ है जर्मनी का निर्माण। समझ में आया ना? आइए, दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। जाति, नस्ल के आधार पर कोई मान्यता यहाँ पे नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, अलग अलग लोगों के मंतव्य हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीयता की पहचान को बताता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। संविधान की सत्ता, हमारे संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। कैसी रूपरेखा है समझते हैं। कहां पहुंचे और क्या समझे इसको आप खुद देखिएगा। आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया तो हमको बताइएगा, ठीक है ना? इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। जो कार्य भाई मुंह पर पढ़ के आए हैं उससे पता चलता है कि संविधान कहां होता है भैया, किसी समाज में। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न कर सकते हैं। क्या क्या? संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान कितना प्रभावी है? कितना ज्यादा संविधान प्रभावी, मतलब इन द सेंस कि कितना ज्यादा वो लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वो अच्छे काम के लिए हो चाहे वो खराब काम के लिए हो। क्या संविधान न्यायपूर्ण है? क्या संविधान न्यायपूर्ण है मतलब क्या संविधान न्याय प्रदान करता है? अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, बिल्कुल जैसे भारत में भी है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान दिए। तो राज्य मतलब स्टेट, हाँ, राज्य मतलब विभाग, बिजली विभाग, बीसीसीआई, रेलवे विभाग, पुलिस विभाग, ठीक है ना, अलग अलग विभाग। यह प्रावधान हमें बताता है कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किस सिद्धांतों का पालन करेगा, ठीक है ना। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, ठीक है ना, किसी भी स्टेट का गठन कैसे होगा, किसी भी विभाग का गठन कैसे होगा और वो किस तरीके से चीजों को पालन करेंगे, सिद्धांतों का पालन करेंगे। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हमें उस दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देश जिनकी, जैसे इंग्लैंड के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेज और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। वहां लोगों को इसके बारे में बखूबी पता होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेजों का पुंज है, समूह है,
जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया, मतलब जिसका ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उससे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ रहा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। संविधान किस तरीके से प्रभावी होगा, या बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना, मतलब ये समझने के लिए कि संविधान किस तरीके से लोगों के ऊपर प्रभावी है। आगे चले, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, किस तरीके से संविधान को प्रचलन में लाया जा सकता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। मतलब अधिकतर देशों में, पहली बात तो ये समझो कि संविधान अस्तित्व में कैसे आया, किसने संविधान को बनाया, उसके पास इसको बनाने की कितनी पावर थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी मतलब होता है कि इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस तरीके से खत्म हो जाते, इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि या तो सैनिक शासन द्वारा बनाए गए होते हैं या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनको अपने साथ लेकर चलने की कोई क्षमता नहीं होती, वो अपने राग में ही चल रहे होते हैं। समझ में आया ना। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के एक लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, नेशनलिज्म इंडिया, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 में, उस टाइम जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन से इस संविधान को बनाने में बहुत सारी सीख ली गई, बहुत सारी चीजें सीखी गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाति, धर्म, मजहब, ठीक है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये सारी चीजें सीखी गई और सारी चीजें धीरे धीरे संविधान में ऐड की गई। आइए, हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली, ध्यान समझना, उस टाइम के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे मेरे भाई, ठीक है ना, लेकिन फिर भी संविधान को वैधता मिली। क्यों? क्योंकि उससे ऐसे लोगों ने बनाया जो समाज में अटूट विश्वास करता था। मतलब समाज का उनके ऊपर एक बढ़िया विश्वास था, अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने, मतलब वो सीधा उनका डायरेक्ट मतलब लोगों के बीच उठना बैठना था, ठीक है ना, लोगों के बीच डायरेक्ट उनकी बातचीत थी और उनका सम्मान प्राप्त और लोगों का सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी उनके अंदर, जिन लोगों ने संविधान को बनाया। संविधान निर्माता लोगों का यह समझाने में असफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। मतलब संविधान यह बोल रहा है कि जो भी लोग संविधान को बनाए वह उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, वह पूरे समूह, पूरे समाज, पूरी सोसाइटी, पूरे राज्य को एक साथ लेकर चलने का एक प्रावधान है जिसे संविधान सभा में बैठे लोगों द्वारा बनाया गया। समझ में आया? चल, संविधान निर्माता के लोगों का समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। मतलब उस टाइम संविधान को चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना, उस पर सहमति देने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। चले,
कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया, ठीक है ना। कुछ देशों का ऐसा था कि भैया पूर्ण जनमत संग्रह मतलब इन द सेंस वोटिंग कराई उन लोगों ने, ठीक है ना, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते थे, ठीक है ना। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल किया। अमल मतलब इन द सेंस कि उसको अप्लाई किया, उस पर फॉलो किया, करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वाले लोगों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करता है। मतलब जो संविधान बना रहे थे, जिन लोगों ने संविधान को बनाया था, ठीक है ना, इस बात मतलब एक तरीके से संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जिन लोगों ने बनाया था वो लोगों से लगातार बातचीत में थे, लोगों से लगातार संवाद में थे, लोगों को उनके ऊपर भरोसा था और लोगों को ये भरोसा था कि संविधान किसी के व्यक्तिगत हित का साधन नहीं है, वो पूरे समाज की भलाई के लिए है। समझ में आया? चलिए आगे। संविधान के मौलिक प्रावधान, एक बार इस पे थोड़ा जूम कीजिएगा, इस वाले पार्ट पे आइए। नेपाल के संविधान का निर्माण विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने का एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद नेपाल में कर चुके हैं 51, 59, 62 और 1990, लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा, तो समझते हैं नरेश मतलब राजा, ठीक है, मिथिला नरेश, अयोध्या नरेश, समझ में आ रहा? नरेश मतलब राजा, ठीक है ना। नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किया गया था। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल की सरकार और राजनीति की पुनः सुरक्षा के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतंत्र सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी, मतलब कुछ चाहते थे कि प्रॉपर लोकतंत्र हो जाए, ठीक है ना, और कुछ चाहते थे कि कहां चला गया, हाँ, कुछ चाहते थे कि राजा का तंत्र मतलब चलता रहे, ठीक है ना, राजा की शक्तियां सीमित कर दी जाए, ठीक है ना। कुछ चाहते थे कि राजा का तंत्र सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरा हटा करके लोकतंत्र बनाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, राजा की शक्तियों को संवैधानिक राजतंत्र बना रहेगा, उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल, राजा कहां शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा? भैया राजा तो खुद अपने आप में माहौल बनाता है, उसके पास शक्तियां होंगी, पावर होगा, राजशाही जीवन जिएगा, वो क्यों शक्तियां छोड़ेगा, ठीक है ना। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव में सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। 2015 में जब मोदी जी गवर्नमेंट बनी कि जो छोड़ी आओ, इसमें भी मोदी जी के हाथ है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। कहीं आप सोचे ऐसा हम बोल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन बोलते रहते कुछ। मोदी जी तो अच्छे आदमी है, ठीक है ना। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। बिल्कुल, ठीक है ना। संविधान को पालन करने का कोई ना कोई रीजन होगा, तभी वो उसको फॉलो करेंगे, वरना कोई कौन है फॉलो करेगा मेरे भाई, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जिन संविधानों में बहुसंख्यक को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई, वहां अल्पसंख्यकों का कोई मतलब एक तरीके से ध्यान समझना, अगर एक ऐसा समाज, ठीक है ना, जहां पर उच्च जाति के लोग या फिर ऊंची जाति के लोग नीची जाति वालों पर उनको प्रताड़ित करें, समझ में आ रहा है ना, या फिर बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करें, तो क्या जो अल्पसंख्यक होंगे उनके पास संविधान को मानने का कोई रीजन होगा मेरे भाई? अगर प्रताड़ना के बाद उनके साथ या प्रताड़ना के पहले कुछ ऐसा प्रावधान हो जो लोगों को डराए कि भैया अगर गलत करोगे तो धरा जाओगे, गलत करोगे तो तुमको दंडित किया जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो अगर ऐसा कोई प्रावधान हो तो अल्पसंख्यक ही इस बात को मानेंगे, वरना अल्पसंख्यक कहाँ इस बात को मानेंगे? क्या मतलब उनके लिए इस बात को मानना कि बहुसंख्यक उनके ऊपर मतलब अत्याचार कर रहे हैं, उनको उत्पीड़ित कर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है संविधान के अकॉर्डिंग, तो क्या मतलब उनके संविधान को मानने का? ठीक है ना। आइए, कोई कारण नहीं वो संविधान को, प्रावधानों को आदर करे। आगे चलें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है। यह सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उससे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा समूह जिसको लगे कि मेरी शक्तियों को दबाया जा रहा है, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मेरी पहचान को दबाया जा रहा है, तो संविधान को मानने का उसके पास भी मेरे भाई मानने का कोई रीजन नहीं होगा। ठीक है ना। आइए, कोई भी संविधान खुद के न्याय के आदर्श के स्वरूप में स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। मतलब शुरुआत से ही किसी फिर से लाइन पढ़ो, कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श को स्वरूप की स्थापना नहीं करता, मतलब खुद से न्याय के स्वरूप की स्थापना ये नहीं करता, लेकिन लोगों को भरोसा दिलाता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना। चलिए, आप इस विचार को प्रयोग में लाएं, स्वयं अपने से आप प्रश्न पूछिए। क्या पूछिए मेरे भाई? समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसे कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके? खुद से पूछना। ठीक है ना। खुद एक मतलब ऐसी विचार करो ऐसी चीजों को। चले, विचार करें ऐसी चीजों का। ठीक है ना, कि समाज में कुछ बुनियादी नियमों का ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को मानने के लिए कारण मिल सके। ठीक है ना। ऐसा कौन सा नियम संविधान द्वारा बनाया जाना चाहिए? आइए, कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करेगा, ठीक है ना, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके? क्या संविधान ऐसा कोई रूपरेखा प्रदर्शित करता है लोगों के सामने कि उसका पालन कर सके? क्वेश्चन मार्क है ये। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न का हाँ में उत्तर, मतलब इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ की स्थिति में देने लायक हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह नष्ट कर देता है। ध्यान समझना, संविधान को जनता नष्ट नहीं करती है, प्राय एक छोटा सा समूह नष्ट करता है। इस छोटे से समूह की क्या व्याख्या समझते हैं? क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहते हैं। कौन? छोटे से समूह। ये जो छोटा समूह है ये संविधान को नष्ट करता है, क्योंकि अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं संविधान के आगे। ठीक है ना। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ही ना कर सके। जब संविधान बनाया गया था तो पावर किसी एक के पास में नहीं थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पावर सबके पास थी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जाए या कोई पावर उसको छोड़ के जाए तो बाकी की पावर्स के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, इस तरीके से संविधान को बनाया गया था। मतलब पूरी पावर किसी एक के हाथ में थी ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, पावर किसी एक हाथ में देने का नतीजा बहुत खतरनाक होता है। अगर वो व्यक्ति खिसका तो पूरा का पूरा संस्थान, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आया? रतन टाटा का हॉस्पिटल है, ठीक है ना, कैंसर हॉस्पिटल है। आज साहब नहीं रहे फिर भी हॉस्पिटल चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, उसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट है। कि अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है या कोई व्यक्ति साइड हो रहा है तो उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। संविधान भी यही करता है, एक जगह पावर को इसने नहीं, जैसे आपको बचपन में जब आप कभी सफर करते होंगे और घर वाला पैसा देता होगा तो घर वाला बोलता होगा कि बाबू एक ही जगह ही कुल पैसे को ना रखियो, कि अगर एक जगह का पैसा खो भी जाए तब भी बाकी की दो जगह से काम
चल जाए, दोबारा उस पेशवा की जगह को फुलफिल कर दिया जाएगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी है, किसी एक जगह पावर नहीं दी गई। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार बांट दिया जाए जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कामगार विधि यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो, किसी एक संस्था का पूरी शक्तियों पर अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी, इन तीनों में पावर को बांट दिया जाता है। अगर एक साइड हुई तो बाकी दोनों संभाल लेंगी, ये साइड हुई तो ये दोनों संभाल लेंगी, ये साइड हुई तो ये दोनों संभाल लेंगी। अगर तीनों साइड हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन भंग हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का समूह नहीं है, या बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है। समझ में आया? आई। जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग में भी बांट दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उस पर अतिक्रमण पर नियंत्रित, अतिक्रमण मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी चीज को कब्जा करना है, जबरदस्ती किसी चीज को करना, उस पर रोक लगा देंगे। ठीक है ना? अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उनमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। मतलब हल्की फुल्की लचकबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आया ना? जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। आगे कहाँ चला गया? हाँ, ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। अगर का संविधान ज्यादा कठोर होगा और उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी तो संविधान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है, ज्यादा लचकबिलिटी है, समझ में आ रहा है ना, तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। ठीक है ना? आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। मिटाते थोड़ा सा फिर पढ़ते हैं। चलिए, हाँ, संविधान एक जीवन दस्तावेज में महसूस करेंगे जिनमें भारतीय संविधान की एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन लेकर बैठा संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा, उसकी आयु ज्यादा होगी, जनता का आदर प्राप्त करेगा, जनता उसको मानेगी और जनता उसको मानने के साथ साथ अपने दिल में बसाएगी और उसका पालन करेगी, उसके नियमों को समझेगी। लेकिन जनता संविधान पढ़ती ही नहीं। जनता, अच्छा ध्यान समझना, इधर लोग सुन रहे हो हमको, ठीक है ना? कोई कोई भी चीज पढ़ना चाहे मत पढ़ना, ठीक है ना? कोई भी चीज पढ़ना चाहे मत पढ़ना, दो चीज बस पढ़ लेना। दो भाग, एक भाग तीन मूल अधिकार, एक भाग पांच, ठीक है? ये दो, ठीक है ना? इन दोनों को जरूर पढ़ना मेरे भाई, जरूर जरूर पढ़ना। भाग पांच जैसे पढ़ लो तो भाग छह अपने आप समझ में आ जाएगा। भाग पांच सीधा से पढ़ लो, भाग छह समझ में आ जाएगा। दो भाग जरूर पढ़ो, एक भाग तीन और भाग पांच। अगर संभव हो सके तो भाग छह तक पूरा पढ़ो, अगर संभव हो तो। नहीं संभव है तो भाग तीन और भाग पांच पढ़ो। अगर संभव हुआ कभी तो हम खुद भाग पांच भाग छह तक खुद पढ़ाएंगे, बाकी के आगे की पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? लेकिन भाग पांच भाग छह तक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा। भाग पांच तो मेरे भाई मुझे लगता है कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है ना? और भाग तीन तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि उसमें आपकी चर्चा की गई है। ठीक है ना? तो भाग तीन मूल अधिकार और भाग पांच, ठीक है ना, जरूर पढ़ना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना? चलिए।
इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः यह आपको पता लगाने के लिए कि क्या संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या क्या मेरे भाई? क्या जिन लोगों ने संविधान को बनाया विश्वसनीय थे? बिल्कुल थे। इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा, अभी आगे मिलेगा फिर, लेकिन वैसे काफी हद तक मिल चुका है। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान को नष्ट करना आसान ना हो। ठीक है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह बात की क्या संविधान सबको एक सा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? बिल्कुल। इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय की बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। संविधान एक जीवन दस्तावेज, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का उत्तर आपको मिल रहा होगा। चलिए आगे चलिए। भारतीय संविधान कैसे बना, आइए इस बात की चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बनाया गया। आइए, भारतीय संविधान कैसे बना, आइए देखिए कि भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है ना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित, ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को। आइए देखिए कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारत के संविधान भारत में निर्वाचित किया गया, ध्यान रखिएगा, अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। पहली बैठक, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जब भारत अविभाजित था, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जब भारत विभाजित हो चुका था, तो 14 अगस्त 1947 को। दो प्रश्न आप याद रखिएगा। ठीक है ना। संविधान सभा के सदस्य 1935 अधिनियम के, ठीक है ना, अधिनियम के मतलब अधिनियम है ये, ठीक है ना, स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए हैं। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन नाम से संबोधित करती थी। ठीक है ना। ने प्रस्ताव किया इस योजना के अनुसार। क्या समझते हैं भैया इस योजना के अनुसार क्या क्या इस योजना में दिए गए हैं? आइए समझते हैं। हाँ, सबसे पहले प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। मतलब जिसकी जैसी जनसंख्या होगी उसके पास उतनी सीटें होंगी। सीटें मतलब हाँ, कुर्सी चेयर नहीं। ठीक है। सीटें मतलब संसद की सीटें। समझ में आया ना। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया, मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर एक सांसद अपना बैठा होगा। आगे चल। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने, ध्यान समझना, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य चुनने थे, तथा देशी रियासतों से न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। मतलब जिनके ऊपर ब्रिटिश का सीधा सीधा दबदबा था, जिनके ऊपर ब्रिटिश सीधा शासन करता था, समझ में आ रहा है ना, उन्हें मतलब उन क्षेत्रों को मिलाकर के लगभग लगभग 292 सीटें दी गई थी। और जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है ना, जितने भी देशी रियासत थे, उन सभी को मिलाकर के कितनी सीटें भैया? 93 सीटें आवंटित की गई थी। समझ में आया? आई, आगे समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक प्रांत की सीटों के 3 प्रमुख समुदाय, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी संख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रत्येक विधानसभाओं में प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के
चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। मतलब उनके उनसे पूछ करके तय किएगा किस तरीके से आपका चुनाव होगा। अध्याय के पिछले भाग में उन दिनों कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। आइए, अब अपने राजनीतिक लोकतंत्र के लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता जब तक उसे एक आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीन सॉरी के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक संयुक्त रूप बनाते हैं। मतलब कौन कौन से वर्ड भैया? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इनको अलग अलग मत समझो, ठीक है ना। ये समूह, मतलब ये तीनों वर्ड मिलकर के ना एक समूह को डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? इनको अलग अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। एक संयुक्त रूप से बने, एक दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल परियोजना को भी विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, और ना ही स्वतंत्रता को, समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की, अनेक व्यक्तियों की प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल की नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता, समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये तीनों शब्द एक साथ आने चाहिए, ठीक है ना। स्वतंत्रता रहेगी, समता और बंधुता रहेगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। समता रहेगी, ये दोनों वर्ड नहीं रहेंगे तब भी कोई मतलब नहीं है। बंधुता मतलब एक साथ सब भाई बंधु हैं अपने, ठीक है ना, लेकिन उसमें स्वतंत्रता और समता नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसी तीनों शब्दों को एक साथ जोड़कर पढ़ना उचित होगा। आगे चलते हैं। क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जा सकता है? क्लास की बात मत किया करें, खासकर हिंदी मीडियम के साथ। हाँ, आइए। हिंदी मीडियम मतलब इन द सेंस क्लियर मत के बच्चों के साथ जो हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है ना, उनके साथ ये बातें मत कीजिए, वो क्लियर जाते हैं इन सब बातों से। संविधान सभा का स्वरूप 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद, ध्यान समझना, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 2049 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे। मतलब जनसंख्या भी देखो, पाकिस्तान बटा, बेटा अपना चला गया छोड़ के, तो बेटा जब चला गया तो जो बेटे के प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो भी उसके साथ चले गए। जब वो उसके साथ चले गए तो जो संविधान सभा में बैठे लोगों की जनसंख्या थी वो 299 रह गई, ठीक है ना। उनमें से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, किसी को दस्त लग गया होगा, किसी को कुछ हो रहा होगा, अलग अलग चीजें हो रही होंगी, ठीक है ना। तो नहीं आए होंगे 284 लोग ही, ठीक है ना, जिनका हस्ताक्षर हुआ संविधान सभा का और संविधान लागू कर दिया गया। आइए, इस प्रकार इस उपमहाद्वीप के विभाजन में उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है ना। बहुत तगड़ी हिंसा हुई थी मेरे भाई, ठीक है ना, इस बीच संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकाल्पनिक हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान में नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर हमें बताता है कि संविधान वास्तव में कैसे बना। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, कहां चला गया,
हो रही है। ले फिर भूलो आ गए, फिर भूलो आ गए प्रधान जी जैसा। पहले उसको मिटा देते फिर पढ़ते अरे हमको याद है कहाँ। चलिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए थे, मतलब लोगों ने वोटिंग करके इनको नहीं चुना था, पर उससे ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा इस बात पर फोकस हो कि ये सभी प्रतिनिधि जैसा व्यवहार करें, ठीक है ना, अपनी मनमानी ना करें। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। ये पढ़ेंगे आप क्लास 12th में, बहुत तगड़ा। ठीक है ना, कांग्रेस प्रणाली करके पूरी कांग्रेस की प्रणाली, मतलब दौर था एक टाइम पे उसका। समझ में आ रहा है ना, कांग्रेस का दौर आया था मेरे भाई, जैसे अभी बीजेपी का दौर चल रहा है पिछले 10-12 सालों से। 2014 में आई थी, 2014, 10, 24, 25, 26, 12 सालों से। ठीक है ना, 12 साल मतलब 12वां साल चल रहा है। दबदबा था ही कांग्रेस का भी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का तगड़ा वर्चस्व था वो। 1985 में आके डगमगाई थी वो, क्या नाम है उसका, शाहबानो केस के बाद। ठीक है, उसके बाद बीजेपी का वर्चस्व फिर से बढ़ा था। खैर, उसे 82 प्रतिनिधियों, मतलब 82% सीटें प्राप्त थी सर, 82% सीट, 51% में गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधारकों की नुमाइंदगी थी। मतलब कांग्रेस खुद बहुत सारे लोगों से भरी हुई थी, मतलब उसमें दलित भी था, उसमें मुसलमान भी था, उसमें हिंदू भी था, उसमें पारसी भी था, जैन थे, बौद्ध थे, मतलब बहुत सारे लोगों से। 28 सदस्य, 80 सीटें अनुसूचित जाति के थे मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 299 में से 28 सदस्य केवल अनुसूचित जाति के थे। समझ में आ रहा है ना, इसलिए कांग्रेस को विविधताओं की सरकार बोला जाता है। आइए आगे चलते हैं। संविधान सभा के कामकाज की शैली समझते हैं इसके बारे में मेरे भाई। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। मतलब संविधान सभा इस बात पर नहीं टिकी हुई थी कि वो सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। किस चीज का? संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों में सहभागी हो, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें, मतलब केवल अपनी समुदाय का प्रतिनिधित्व ना करें, केवल अपने समाज का प्रतिनिधित्व ना करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हित को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। अक्सर किसी किसी चीज को लेकर के लोगों में मतभेद हो जाते थे कि हम इस चीज को मानते हैं, हम इस चीज को नहीं मानते, हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसको नहीं फॉलो करते। लेकिन कभी भी अपने पर्सनल चीजों को लेकर के, अपने व्यक्तिगत हित को लेकर के कोई भी किसी मतभेद नहीं हुआ। क्योंकि उस टाइम संविधान सभा में जो बैठे हुए लोग थे, जो संविधान सभा में जो मतलब संविधान का निर्माण कर रहे थे मेरे भाई, वो व्यक्तिगत चीजों को नहीं देख रहे थे, वो पूरे देश को देख रहे थे। उनके लिए कोई दलित नहीं था, उनके लिए कोई पिछड़ा नहीं था, उनके लिए कोई सामान्य नहीं था, उनके लिए सब भारतीय थे। इस हित को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण इन लोगों ने किया था। आइए, सदर ये तो हो गया। आइए, ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए, मतलब केंद्र के मतलब जैसे सारी चीजें केंद्र के पास होनी चाहिए, या कुछ चीजें अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, आज भी केंद्रीकृत है। ठीक है ना, सारी शक्तियां केंद्र के पास ही होती हैं। राज्य के पास भी होती है, लेकिन केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई। आधुनिक राज्य की बुनियाद है संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर
भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार होगा। मतलब बाकी सारे मुद्दे पर मतभेद होते थे, बाकी सारे मुद्दे पर बहस होती थी, एक मुद्दा बिना बहस के पास हुआ था, बिना मतभेद के पास हुआ था, जिसका नाम था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब वे व्यक्ति जो 18 साल से प्लस हैं, वो सभी के सभी वोटिंग कर सकते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी नस्ल के हो, किसी भी लिंग के हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बात का। समझ में आ रहा है ना? वो सब के सब वोटिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा नियम था या एक ऐसा प्रावधान था जो बिना किसी बहस के संविधान सभा में पास हो गया था। आइए आगे चर्चा करते हैं। कहाँ गया हो? अच्छा यही तो था, ठीक था। फिर बोलो आगे, देख रहे हो, देख रहे हो प्रधान जी, क्या बताएं। आधार पर भेदभाव के बिना सभी लोग, हाँ ठीक है, अधिकार होगा। सदस्यों की इस वाद विवाद वाले, सॉरी, सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर परामर्श और वाद विवाद हुए थे। इस सभा में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का सबसे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता। मतलब फिर से पढ़ो, इस सभा में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और कुछ नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है, वह लोगों के लिए काम कर रही है, वह लोगों के हित के लिए काम कर रही है। संविधान सभा की असली ताकत यही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। हर बात पे तर्क होती थी। भैया हम बोल रहे थे ये प्रावधान ना इसमें ऐड कर दिए जानिए, कहाँ है, क्यों का प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा था, हमेशा तर्क किया जा रहा था, हमेशा उसके नेगेटिव पॉइंट बोले जा रहे थे, पॉजिटिव पॉइंट बोले जा रहे थे, जिससे संविधान सभा में यह पता चल रहा था कि कौन से नियम सही है, कौन से गलत है, किनको लागू होना चाहिए, किनको नहीं लागू होना चाहिए, किनको शामिल किया जाना चाहिए, किनको बाद के लिए छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है ना? आइए इन सभी पर चर्चा करके, तर्क करके, उसके बाद संविधान सभा में मतलब उसको जोड़ा जाता था। चलिए, उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए, अपनी सोच के पक्ष में, और दूसरों के तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई, और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीक वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रमाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से एक है। जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति जब आप पढ़िएगा तो पता, फ्रांसीसी क्रांति 9th में पढ़ लिए होंगे, अमेरिकी क्रांति भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो जब इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इससे संविधान कैसे रिलेट करता है। ठीक है, चले कार्यविधि। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। कितनी भैया? 8। 8। 8। हमको सब आता, तुम लोग मत, ठीक है ना? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब क्लास 9th हम पढ़े ना इस बार, हमको तब पता चला कि ऐसा गिना जाता। सच में हमको लगता था ये एकलव्य का अंगूठा है, लेकिन एकलव्य का अंगूठा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? ये प्रधान जी का अंगूठा है। आइए, विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा में 8 मुख्य कमेटियां थी। आमतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बेहतरीन आदमी थे ये, मतलब कभी आप इनकी जीवनी पढ़िएगा, ठीक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई साहब, केम छो, मजा मत हो, बहुत खतरनाक आदमी थे ये, ठीक है ना? मतलब संविधान सभा में बैठे सारे लोग एक तरफ, ये अकेले एक तरफ, ठीक है ना? इतना खतरनाक आदमी थे ये। या बी आर अम्बेडकर, मालिक तो थे ही, ये तो भाई इनकी तो बात निराली है, ये तो साहेब आदमी, समझ में आ गया? इनकी तो चर्चा मतलब इन पे तो तर्क ही नहीं है। ठीक है ना? खैर, संविधान सभा में बैठे जितने लोग थे, किसी के ऊपर तर्क करने लायक नहीं है, ठीक है? सब अपने अपने आप में महत्वपूर्ण थे, किसी कभी कोई निजी हित के लिए कोई निर्णय नहीं लेता था। ठीक है ना? इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे
ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी की कड़े आलोचक थे। कड़े आलोचक मतलब बड़ी निंदा करते थे गांधी की और कांग्रेस की, ठीक है ना। और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप भी लगाते थे कि ये लोग SC ST कैटेगरी के पक्ष में नहीं आई, तो उनको दबाना चाहते हैं, ऐसा गांधी जी और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे भीमराव अम्बेडकर साहब। समझा ना। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत होते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की बातों पर कभी कभी ऐसा होता है दोनों एक दूसरे की बात से असहमत हो जाते थे, ठीक है। फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में कहां चला गया, हाँ, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न ही। हम लोग ऊपर बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत समूह के हित में कोई पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए, मतलब कोई पक्ष नहीं होना चाहिए। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया कि हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 माह की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके सत्र अखबारों और आमतौर पर लोगों के लिए खुले हुए थे, मतलब अखबारों में भी चलते थे और सत्र में भी इसकी चर्चाएं चलती रहती थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। संविधान की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। अगर संविधान सभा में जो भी चीजें रखी गई थी, इतनी विविधता थी उनमें, इतने विचार थे उसमें, कि अगर तर्कपूर्ण बातें नहीं होती ना, तो संविधान में संविधान को निर्माण करना अपने आप, मतलब संविधान सभा में संविधान का निर्माण करना अपने आप में चैलेंज होता मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन जो भी था तर्कपूर्ण था। आज की पार्लियामेंट जैसा उस टाइम कोई किसी को चप्पल खींच के नहीं मारता था। यहां तो अध्यक्ष चप्पल खींच के मार देते हैं। अध्यक्ष महोदय माइक ही बंद कर देते, तुम नहीं बोल सकते हो। खैर, आइए इन सिद्धांतों पर घसका बाबू। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। इस तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। इन सब पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, तर्क होता था, उसके बाद इनको अप्लाई किया जाता था। उन बहसों में प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया। इस पर बहस हुई, इस पर चर्चा हुई, उसके बाद जो कंक्लूजन निकला उसको संविधान में, मतलब अप्लाई किया गया और संविधान में लागू किया गया। आइए, राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संवैधानिक सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। मतलब ऐसा नहीं है केवल कागजी कार्रवाई के रूप में लिख दी और संविधान बन गया, ठीक है ना, और पन्ने में लिख दी, आपस में तर्क कर लिए, उसको अप्लाई कर दिए। ना 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 ना, राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था उस टाइम लोगों को जो आश्वासन दिया गया था वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
ऐड किए गए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए और सब अपने आप में सहमत रहे। उनको ये ना लगे कि यार हमने तो इनको चुन के भेजा नहीं था, ये तो कुछ भी किए जा रहे हैं, हमसे ना पूछ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लिबिर लिबिर अपने हिसाब से पेपर लीक करा दे रहे हैं, सड़क में गड्ढा खोद दे रहे हैं, नीली पाइप पीली पाइप बिछा रहे हैं, पसंद नहीं आ रही है हरी पाइप बिछा रहे हैं, पसंद आ गई तब भी खोद दे रहे हैं, नहीं खोद पा रहे हैं तो बना ही नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। समझ में आ गया ना। अब ये कॉन्ट्रैक्टर से पूछा गया था, मान लीजिए आपने ये सड़क बना दी, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? बोले सड़क बना दी, इसके बाद क्या करेंगे? बहुत सारे काम है इसके बाद मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना, क्या काम है इसके बाद? सड़क खोद दी, पाइप नहीं डाली उसमें, पाइप डाल दी, ओहो हो, नीली पाइप डालनी थी, गड़बड़ा गया, फिर खोद दिए, फिर पाइप का रंग पसंद नहीं आ रहा है, काली पाइप डालनी थी, फिर खोद दिए, काली पाइप डाल दिए, ओह तार जानी थी, फिर खोद दिए, फिर तार डाल दिए। अब क्या, इतनी बार सड़क खोदी, सड़कें खत्म हो गई, अब फिर सड़क बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, संस्थागत व्यवस्थाएं संविधान को प्रभावी बनाने और तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। एक बार नीचे आइए, बीच में कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं, क्या है ये, समझाए थोड़ा। भारत एक स्वतंत्र, चल एक बार इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है ना, एक बार इसको पढ़िए फिर हम समझाते हैं आपको। हाँ भैया, तो पढ़ लिया होगा आपने इसको, ठीक है ना। आइए हम भी पढ़ देते हैं। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या थे? सबसे इस बात चर्चा होनी चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो मतलब मेन पॉइंट था वो क्या था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है, ठीक है ना। संप्रभु, देखो संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई भी मतलब व्यक्तिगत अनुशासन नहीं होगा या सामूहिक अनुशासन नहीं होगा, हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता ही होता है, ठीक है ना। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। मतलब भारत में देशी रियासत, समझ में आ रहा है ना, ब्रिटिश प्रांत के जितने भी लोग हैं वो, जहां पर ब्रिटिश का सीधा सीधा कब्जा था, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत के संघ में शामिल होना चाहता है, वह सब भारत के हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी जा सॉरी संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्रता भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, व्यवसाय, संगठन, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजाति क्षेत्रों, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्र के कानून और न्याय के अनुसार दी जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्ण और पूर्ण योगदान करेगा। मतलब कहने का मतलब जो भी चीजें आपको इसमें दी गई है ये संविधान में दिखेंगी आपको। समझ में आ गया ना। क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय एकता, ये सब सब अधिकारों की रक्षा, जनजातीय अधिकारों की रक्षा, समूहों की रक्षा, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको, कुछ चीजें तो मूल अधिकार में दिखेंगी, ठीक है ना। समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, ठीक है ना, कानून का समान संरक्षण, ये सब दिखेगा आपको, मौलिक अधिकार में ही दिखेगा।
व्यवस्था को स्वीकार किया, सॉरी ये तो हो गया। शासकीय संस्थाओं और सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभवी से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हम देखो मतलब जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे संविधान के निर्माता जो संविधान का निर्माण कर रहे थे जो लोग, वो संविधान बनाते टाइम किसी और संविधान से कुछ लेना पड़ रहा था या किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ एब्जॉर्व करना पड़ रहा था, तो इसमें कोई संकोच नहीं कर रहे थे। उनको जो उचित लग रहा था वो उसको संविधान में ऐड कर रहे थे, ठीक है ना, कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया। मतलब जो भी चीजें इनको उचित लगती थी, जिससे लगता था कि एक समूह का निर्माण हो सकता है, संविधान की अच्छी व्याख्या हो सकती है, कानून का समान संरक्षण हो सकता है, बाकी सारी चीजों पे लोगों को अच्छे से समानता मिल सकती है, जनजातियों को आगे खींचा जा सकता है, ठीक है ना, शेड्यूल शेड्यूल कास्ट को मान्यता अच्छी मिल सकती है, उनका विकास हो सकता है, उन सभी प्रावधानों को उन्होंने वहां से लेने का प्रयास किया। लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुकूल, सॉरी, आशाओं के अनुरूप है। कहने का मतलब ये मेरे भाई कि संविधान जब भी बन रहा था, जो भी चीजें भारत मतलब कहीं और से ली जा रही थी, इस बात का प्रमाण नहीं था कि ये नकलची हैं। ना 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 ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नकलची का मतलब इन द सेंस समझना, नकल करना भी एक अच्छी चीज है। जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं, तो हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो उसकी नकल की गई है। हम कछुए खरगोश की कहानी पढ़ते हैं, हम उसका नकल करिए, कोई कोई लिख के गया, हम उसका नकल करके पढ़ रहे हैं, उसको वास्तविक जीवन में समझ रहे हैं, ठीक है ना। कोई किताब लिख के गया, हम उसका नकल करके वास्तविक जीवन में उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो नकल नकल अगर की जा रही है ना, तो वो पॉजिटिव वे में की जा रही है, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि अपना संविधान जो है वो मतलब ऐसा, मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि भिखारियों का संविधान है या भिखमंगों, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। वैसे तो तुम खुद भिखमंगे हो, अगर ऐसा बोल रहे हो तो फिर तो तुमको कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है ना, मरे हुए दिमाग के लोग हो तुम। लेकिन हाँ, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि संविधान भिखारियों का संविधान है या संविधान मतलब उसमें भीख भीख का संविधान है, तो ऐसा नहीं है, फिर तुम पढ़ाई करो, ठीक है ना। तुमको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। तुम पहले एबीसीडी से शुरू करो, जाओ एबीसीडी लिखो और पढ़ो, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी पढ़ो, कि बड़ी वाली एबीसीडी छोटी एबी वाली सीडी से कितनी बड़ी है, या छोटी वाली एबीसीडी बड़ी वाली एबीसीडी से कितनी छोटी है, ठीक है ना। पहले इस बात को पढ़ो, आओ। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा को संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व के सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया गया और उन्हें अपना बना लिया गया। यह संविधान का अपना सौभाग्य है मेरे भाई कि उसे संकुचित चीजें न दे करके पूरे विश्वव्यापी, ठीक है ना, प्रावधानों को इसमें ऐड किया गया, ठीक है ना, जो भी उनको उचित लगा। आइए, अब विभिन्न देशों से क्या क्या किसकी क्या क्या चीजें ली गई, इस बात को समझते हैं। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया मेरे भाई? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो चुनाव को जीत जाएगा। सरकार का संसदीय रूप, सरकार में संसदीय रूप चलेगा। कानून के शासन का विचार, कानून के शासन का विचार होगा। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। कानून निर्माण की विधि, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निषेधक तत्व। अच्छा, आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से। कहां से लिया है? स्पेन से। आयरलैंड ने इसको अपने यहाँ स्पेन से लिया है, ठीक है ना। और हमने कहां से कॉपी कर लिया? आयरलैंड से। अब पता नहीं स्पेन से कहा कॉपी नहीं किया, यही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। खैर, जहां से भी कॉपी किए, कॉपी करना गलत नहीं है, ठीक है ना, बट अच्छी चीजें कॉपी करना ज्यादा उचित है। आइए, फ्रांस के संविधान से लिया गया स्वतंत्रता समानता, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रांस के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है, ठीक है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़िएगा तो वहां आपको समझ में आएगा। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है हमने कोई निर्णय सुना दिया,
ठीक है ना। हम फिर उस पर अवलोकन करना चाहते हैं या हम फिर उस पर विचार करना चाहते हैं, इसका मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई। न्यायपालिका स्वतंत्र है, आर्टिकल 50 ठीक है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्वतंत्र, कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र है और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णय उसमें न्यायपालिका एंट्री नहीं करेगी तब तक जब तक न्यायपालिका की शक्तियों को बाधित नहीं किया जाएगा, और न्यायपालिका के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को कार्यपालिका बाधित नहीं करेगी जब तक कार्यपालिका के निर्णय को बाधित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये सब कहां से लिए गए मेरे भाई? कनाडा से। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। एक मिनट निष्कर्ष पढ़ लेते हैं हम लोग, भाई निष्कर्ष क्या है समझिएगा। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिससे जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में आया बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए हैं। एक भारत का संविधान है जिसको जीवंत दस्तावेज बोला जाता है, जो आज भी भारत में एप्लीकेबल है। बाकी बहुत सारे संविधान ऐसे हैं जो पोथी के रूप में बंद करके रख दिए गए हैं, कोई महत्व नहीं है उनका। ठीक है ना। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। विलक्षण मतलब इसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा भिन्नताएं तो मिलेंगे ही, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं मिलेगा जो लोगों को अलग करता हो, ठीक है ना। या मतलब संविधान को एक अलग से मतलब कोई डिनोट करता हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो अन्य अनेक देशों खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि यह एक संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र ना हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक सजोए रख सके। आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत, दुख तकलीफ संकट मुंकट? इसके बाद क्वेश्चन आंसर है मेरे भाई, प्रश्नावली आ गई है, ठीक है ना। प्रश्नावली को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जहां भी डाउट आए हमसे डिस्कस मतलब इन द सेंस कमेंट कर दीजिएगा, आपको डिस्कशन हम अगले लेक्चर में मतलब क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे अगर आपको दिक्कत होगी तो। बाकी आप प्रयास कीजिएगा कि लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर को देखने के बाद आप खुद प्रश्न को करने के लायक हो जाइएगा अगर आप अच्छे से देखिएगा तो, ठीक है ना। बाकी नहीं देखिएगा तो आपके स्कूल में नोट्स वगैरह टीचर प्रोवाइड करवाता है, पीडीएफ वूडीएफ भेज देता है वो, ठीक है ना। जो पीडीएफ वूडीएफ भेजता है आप उससे इसका आंसर निकालिएगा और लिख लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।